हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति है, सभी को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया था। उनमें से पहला जो जगत है वह है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया या जंतु जगत। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, इन चारों ही किंगडम्स के विषय में पिछले अध्यायों में हमने डिटेल स्टडी की है। तो आज इससे आगे हम जो चौथा जो अध्याय है, इसमें पांचवा जो जगत है एनिमेलिया या जंतु जगत, इसके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सामान्य जो लक्षण हैं जंतु जगत के, जंतुओं के क्या क्या सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो नंबर पहला जो सामान्य लक्षण है, जंतु जगत के अंतर्गत सभी जो जीव हैं, जो जंतु हैं, वह बहुकोशिकीय यूकेरियोट होते हैं। इनमें इनका जो शरीर होता है एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात ये बहुकोशिक होते हैं। और कोशिका का जो प्रकार होता है वह होता है यूकेरियोटिक, अर्थात इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं इस प्रकार की कोशिकाओं में। और दूसरा जो लक्षण है वह है इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इससे पहले हमने प्लांट्स में पढ़ा था, फंजाई में पढ़ा था, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती, लेकिन जो जंतु हैं, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका एक मुख्य लक्षण हो गया। कभी कभी एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है। तो वनस्पति कोशिका में जहां कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें जो पोषण है, इनमें परपोषी प्रकार का पोषण होता है, अर्थात अपना ये भोजन दूसरे से ही प्राप्त करते हैं, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। और जो पोषण होता है वह होलोजोइक प्रकार का होता है। होलोजोइक अर्थात यह एक सॉलिड फूड अपने शरीर के अंदर लेंगे और वहां उसका डाइजेशन होगा। तो इनमें होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण होलोजोइक प्रकार का पाया जाता है। अगला है नंबर चौथा, इनमें जो संचित भोजन है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जिसे हम जंतु स्टार्च भी कहते हैं। साथ ही ग्लाइकोजन के साथ ही वसा के रूप में इनमें भोजन संचित होता है। पांचवा जो लक्षण है वह है अधिकांश जो जंतु हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अर्थात इनमें गमन की क्षमता होती है, ये चल सकते हैं अधिकांश जो जंतु होते हैं। और जो छठा लक्षण वह है अधिकांश जंतुओं में मुख्य रूप से लैंगिक जनन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनमें लैंगिक जनन के अलावा अलैंगिक जनन के द्वारा भी अपने संतान को वे उत्पन्न कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन कुछ सदस्यों में अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। तो ये थे जंतु जगत के कुछ सामान्य लक्षण। तो आइए बात करते हैं जंतुओं को उनके समान और असमान गुणों के आधार पर किस प्रकार से संघों में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम बात करें संघ या फाइलम की, तो जो जो 7 स्टेप्स थे, जैसे उसमें था किंगडम, था फाइलम, था क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। तो जगत के ठीक नीचे अगर वर्गीकरण हम करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है संघ। वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई, उसके बाद जो उससे थोड़ा छोटी इकाई वह है संघ। तो जो समस्त जो विश्व के जितने भी जंतु हैं उन्हें 11 संघों में वर्गीकृत किया गया है। तो इन 11 संघों को हमें क्रम से याद रखना है। पहला जो संघ है वह है पोरीफेरा, दूसरा संघ है सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, तीसरा संघ है टीनोफोरा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा एस्केल्मिन्थीज, छठा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नवा एकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकॉर्डेटा और 11वां कॉर्डेटा। तो ये जो संघ है 11 संघ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सभी संघों को आपको इसी क्रम से याद रखना है। ऐसा नहीं कि पोरीफेरा के बाद आप टीनोफोरा याद रखें, टीनोफोरा के बाद एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, फिर मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा। इस
तरह से याद न करके इनको क्रम से आपको याद रखना है। पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक क्रम से ये संघ याद होने आवश्यक है, तब जाके आप इसके जितने भी लक्षण हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो आइए बात करते हैं कि जितने भी जो ये संघ हैं, किस प्रकार संघों को वर्गीकृत किया गया, किस प्रकार जो जंतु हैं, जंतुओं को अलग अलग संघों में रखा गया। तो जंतुओं के जो कुछ इनमें जो लक्षण है, कुछ इनमें समान लक्षण है और कुछ इनमें असमान लक्षण है। तो वर्गीकरण के कौन कौन से आधार है, पहले उसको समझते हैं कि किस आधार पर इन जंतुओं को अलग अलग संघों में रखा गया है। तो बात करते हैं वर्गीकरण के आधार की। नंबर पहला है संगठन के स्तर। कोई जो जीव है, कोशिकीय स्तर का है या कोई ऊतक स्तर का है, अंग स्तर या अंग तंत्र स्तर का, इनके शरीर का जो संगठन है, इसके आधार पर इन्हें अलग अलग संघों में रखा गया है। तो संगठन के स्तर का जो ये वर्गीकरण का पहला आधार है। दूसरा है शरीर सम्मिति, इनके शरीर की क्या सम्मिति है। और तीसरा है भ्रूणीय स्तर, इनका शरीर द्विकोरिक है अथवा त्रिकोरिक है, डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक। और चौथा है प्रगुहा या देहगुहा या बॉडी कैविटी और सीलोम, इनके शरीर में उपस्थित है या नहीं। और पांचवा है खंडीभवन या सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंट्स उपस्थित हैं कि नहीं है। और पृष्ठ रज्जु, इनके शरीर में नोटोकॉर्ड उपस्थित है या नहीं। तो इन सभी 6 वर्गीकरण के मुख्य आधारों के आधार पर इन जंतुओं को अलग अलग संघों में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण के ये 6 मुख्य जो आधार हैं, इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्गीकरण का पहला जो आधार है वह है संगठन के स्तर या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें, कोई भी जो जंतु है उसका शरीर निश्चित रूप से एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से बना होता है, कोशिका से बना होता है। और कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक से ही शरीर का अंग बनता है। और अंग बहुत सारे मिलकर जब एक साथ कार्य करते हैं तो उससे अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो संगठन के ये 4 जो स्तर हैं, उनमें कोशिकाएं जो एक किसी भी जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती हैं, कोशिकाएं जब मिलती हैं और मिलकर ये ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के अंग एक साथ जब मिलते हैं तो इससे अंग तंत्र का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग तंत्र अगर शरीर में होते हैं तो एक जीव की संरचना का निर्माण होता है। तो इस तरह से संगठन का जो स्तर है, जो जीव है, कोशिकीय स्तर का इनका शरीर का संगठन हो सकता है, ऊतक स्तर का हो सकता है, अंग स्तर का शरीर संगठन हो सकता है, या अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन हो सकता है। तो संगठन के आधार पर जो जीव है वो 4 अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। किसी में कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन होगा, किसी में ऊतक स्तर का, किसी में अंग स्तर का और किसी में अंग तंत्र स्तर का। तो इस तरह से यह एक वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। पहला हम लोग बात करते हैं कि कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन किनमें पाया जाता है और ये क्या होता है। कोशिकाएं बिखरे हुए समूह में पाई जाती है। जब एक कोशिकीय जीव के विषय में हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंतर्गत हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव। लेकिन अगर जीव बहुकोशिकीय है लेकिन उनके शरीर में कोशिकाएं अभी भी उपस्थित हैं और एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर और वह ऊतक अंग तंत्र का निर्माण नहीं कर रहे, केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं तो पाई जाती हैं लेकिन वह बिखरे हुए रहते हैं। तो कोशिकाएं यदि बिखरे हुए समूह में पाई जाती है तो इस प्रकार का जो शरीर संगठन है कोशिकीय स्तर का संगठन कहलाता है। उदाहरण के लिए पोरीफेरा या स्पंज। जो पोरीफेरा जो पहला जो संघ है, इनका जो सबसे बड़ा जो सामान्य लक्षण है, सबसे बड़ा जो लक्षण है वह क्या लक्षण है, इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें ऊतक अंग या अंग तंत्र अनुपस्थित होते हैं, वे नहीं पाए। इनमें एक से अधिक कोशिकाएं तो मिलती हैं लेकिन कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों के रूप में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पोरीफेरा का। इनका जो शरीर है कोशिकीय स्तर का इनका शरीर संगठन होता है। दूसरा है ऊतक स्तर का संगठन। कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन पाया जाता है। कोशिकाएं जब साथ में मिलती हैं तो संगठित होकर वे ऊतक का निर्माण करती हैं और इस तरह से इस संगठन को ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। तो जब कोशिकाएं
आपस में मिलती हैं और एक साथ समूह बनाकर एक तरह का ही कार्य करती हैं, तो संगठित होकर इस तरह से कोशिकाएं यदि ऊतक का निर्माण करती हैं, तो इस प्रकार का जो शरीर है उसे हम ऊतक स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वह है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो दो ही एग्जाम्पल है। तो हमने जो 11 है हमारे पास जो संघ है उनमें अगर शरीर संगठन का जो स्तर है इसके आधार पर अगर उसको डिवाइड करें तो पहला हम लोगों को ये याद हो गया है कि पोरीफेरा का जो शरीर है उसका जो सामान्य लक्षण है उनमें उनका जो शरीर है कोशिकीय स्तर का बना होता है। और दूसरा जो है सीलेंट्रेटा या जिसको नाइडेरिया कहते हैं और टीनोफोरा, इनका शरीर संगठन ऊतक स्तर का बना होता है या इनका ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है। तो इस तरह से संगठन के स्तर में कोशिकीय स्तर का संगठन और ऊतक स्तर का संगठन, ये दो हमें समझ में आ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है अंग स्तर का शरीर संगठन। तो अंग स्तर का संगठन, इसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। तो जब ऊतक आपस में संगठित होते हैं तो उससे अंग का निर्माण होता है। तो इस तरह से इस प्रकार का जो शरीर संगठन होगा उसे हम अंग स्तर का शरीर संगठन कहेंगे। इनमें शरीर में अंग पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो ये केवल एक अकेला एग्जाम्पल है जिसमें अंग स्तर का शरीर संगठन पाए जाते हैं। तो तीन चीज हमने पढ़ ली है। नंबर शरीर संगठन, नंबर पहला कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पोरीफेरा में पाया जाता है। दूसरा ऊतक स्तर का शरीर संगठन सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया और टीनोफोरा में पाया जाता है। और तीसरा अंग स्तर का शरीर संगठन प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। अब हम चौथा पढ़ेंगे अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन। जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं तो इसे अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अंग अगर मिलते हैं तो वे एक समूह में एक कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार अंग तंत्र का कार्य होता है एक विशेष कार्य करना, एक विशिष्ट कार्य करना। उदाहरण के लिए जिसके श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में श्वसन को संपन्न करने के लिए एक से अधिक अंग मिलकर वहां पर कार्य करते हैं। जैसे कि लंग्स वहां पर उपस्थित होते हैं, ट्रेकिया उपस्थित होता है, ठीक है, नासाद्वार वहां पर उपस्थित होते हैं। तो काफी सारे अंग जब मिलते हैं तो अंग मिलकर एक कार्य कर रहे हैं तो उसे हम अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद जो संघ आता है, अगला संघ जिसे हम कहेंगे पांचवा संघ एस्केलमिन्थेस। तो एस्केलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक के सभी जो संघ हैं उनका जो शरीर संगठन होता है वह अंग तंत्र स्तर का होता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि अंग तंत्र के कुछ अंग तंत्र ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रकार की जटिलताएं भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र पूर्ण पाचन तंत्र भी हो सकता है अथवा तथा अपूर्ण पाचन तंत्र। ये क्या होता है इसके विषय में भी हम अभी समझेंगे। और दूसरा अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके विषय में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। समझेंगे कि ये पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र तथा खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। पहला है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अपूर्ण पाचन तंत्र या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर किसी भी जीवधारी के शरीर में केवल एक्सटर्नल ओपनिंग एक है, बाह्य द्वार एक है, जो कि भोजन को भी ग्रहण करने का और अपच भोजन को भी त्यागने का कार्य एक ही बाह्य द्वार के द्वारा किया जाता है, उसे हम अपूर्ण पाचन तंत्र कहेंगे। जैसे डाइजेस्टिव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होंगी, एक से भोजन को ग्रहण किया जाएगा, दूसरे से मल त्याग किया जाएगा। लेकिन अपूर्ण पाचन तंत्र के अंतर्गत इस प्रकार के पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, केवल एक बाह्य द्वार होता है जो मुख और गुदा अर्थात माउथ और एनस दोनों का ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के हमने अभी दो कैरेक्टर्स याद कर लिए। नंबर पहला, इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। दूसरा,
इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। तो अपूर्ण पाचन तंत्र प्लेटीहेल्मिंथ्स में पाया जाता है। अब दूसरा है पूर्ण पाचन तंत्र, अर्थात जब शरीर में दो बाह्य द्वार उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार उपस्थित होते हैं, मुख और गुदा, अर्थात माउथ और एनस। दूसरा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर का बहाव हृदय से बाहर खाली स्थान में होता है और जहां पर कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, अर्थात यहाँ पर रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, हृदय से रुधिर बाहर निकलता है और जिसमें ऊतक और कोशिकाएं डूबी रहती हैं। और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, जब रुधिर हृदय से बाहर अलग अलग व्यास की जो वाहिकाएं हैं, जैसे कि धमनी है, शिरा है, रुधिर केशिकाएं हैं, इनमें बहता है, अर्थात इनमें बंद रूप में बहता है, तो इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब वर्गीकरण का दूसरा आधार देखते हैं, शरीर सम्मिति। शरीर सम्मिति क्या है? किसी भी जीव के शरीर को, जैसे कि ये कोई जीव है और यह है इसका केंद्रीय अक्ष, जब किसी भी जीव के शरीर को उसके केंद्रीय अक्ष से होते हुए कोई रेखा खींची जाए और जीव को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सममिति या सिमेट्री। और ये एक कोई जीव है सपोज, ठीक है, इस प्रकार का कोई जीव है, यह है इसकी केंद्रीय रेखा, और इस प्रकार का कोई जीव ऐसा। अगर कोई भी रेखा किसी जीव के शरीर के केंद्रीय अक्ष से होते हुए अगर कोई रेखा खींची जाए किसी भी डायरेक्शन में, कभी भी उस जीव के दो बराबर भाग नहीं बना पाएगा, तो उसे कहते हैं असममिति। तो शरीर सम्मिति, इसके आधार पर जीव को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। नंबर पहला असममिति जीव या असममिति या एसिमेट्री, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जंतु के शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है, तो इसे असममिति कहते हैं। जब कोई भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा किसी जीव को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है, तो इसे असममिति कहते हैं, अर्थात ऐसे जीवों को एसिमेट्रिक एनिमल कहेंगे। उदाहरण के लिए स्पंज या पोरीफेरा, इसमें कोई एक अपवाद एक जीव है जिसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया यह एक ऐसा जीव है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात इसमें अरीय सममिति पाई जाती है, अर्थात ये सममिति इसमें अरीय सममिति पाई जाती है। लेकिन जो अधिकांश या जो मुख्य रूप से जो स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं? असममिति होते हैं। लेकिन एक अपवाद यहाँ पर क्या है? ल्यूकोसोलेनिया, जो कि पोरीफेरा का ही एक सदस्य है। अब बात करते हैं सममिति। जब किसी भी जीव को उसके केंद्रीय अक्ष से कोई रेखा खींची जाए और जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं सममित। और इसके आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर पहला द्विपार्श्व सममित और दूसरा अरीय सममिति। तो ये क्या है, इनमें दोनों में डिफरेंस, द्विपार्श्व सममिति क्या है और अरीय सममिति क्या है, इसके विषय में हम लोग समझते हैं। द्विपार्श्व सममिति, जब केवल एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा जंतु के शरीर को दो समरूप दाएं और बाएं भागों में विभाजित करती है, तो इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये मान लीजिए कि इसका एक केंद्रीय अक्ष है। अब अगर आप इस जीव को इसके केंद्रीय अक्ष से होते हुए एक लाइन खींची जाए, अगर आपने ऐसी लाइन खींच दी और आप चाह रहे हैं कि जीव के दो बराबर भाग ऐसे भी बन सकते हैं, तो ऐसे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये एक साइड को चला गया और ये वाला पोर्शन दूसरे साइड को चला गया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं बटेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे काटेंगे तब भी ये वाला पोर्शन अलग चला गया है, ये अलग तरह का है, ये अलग तरह का है, तो ये ऐसे भी ये जीव दो भागों में हम बराबर तरीके से नहीं बांट सकते। तो केवल एक ही इसमें जगह बचती है और वो लाइन ये वाली लाइन है।
इस लाइन से ही ये जीव दो बराबर भागों में बढ़ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, जब केवल एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा जंतु के शरीर को, और वो अक्ष होना चाहिए इसके केंद्रीय अक्ष से होते हुए, जब केवल एक रेखा जो कि किसी जीव के केंद्रीय अक्ष से होते हुए गुजर रही है जीव के दो बराबर दाएं और बाएं भाग बना दे, तो इस प्रकार की सममिति को द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। एक से अधिक जगह से अगर हम इस जीव को केंद्रीय अक्ष से होते हुए रेखा बनाएंगे और उसे काटेंगे तो दो बराबर भाग कभी नहीं बनाएगा। केवल एक ही जगह होगी जहां से जीव के दो बराबर दाएं और बाएं भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इस प्रकार की सममिति को द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था। इकाइनोडर्मेटा में दो अवस्थाएं, एक लार्वा अवस्था है और दूसरी उसकी जो अडल्ट फॉर्म है। अडल्ट फॉर्म की बात नहीं हो रही, लार्वा अवस्था की बात हो रही है। और आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये एग्जाम्पल हो गए द्विपार्श्व सममिति के। अब बात करते हैं अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री की। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जंतु के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक डायग्राम आप देखेंगे, ये एक जीव है, और ये इसके ये केंद्रीय अक्ष है, ये वाला ये आपका ये केंद्रीय अक्ष है। अगर इस जीव को ऐसे काटा जाए या ऐसे काटा जाए या ऐसे काटा जाए, किसी भी प्रकार से अगर इस जीव को काटेंगे तो इस जीव के दो बराबर शरीर के भाग बन जाएंगे। इस तरह से जब किसी भी जीव को उसके केंद्रीय अक्ष से होते हुए कोई रेखा एक से अधिक जगह से दो बराबर भाग बना दे तो इस प्रकार की सममिति को अरीय सममिति कहते हैं। उदाहरण के लिए सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और वयस्क इकाइनोडर्मेटा। तो इस वीडियो में हमने आज वर्गीकरण के आधार के अंतर्गत संगठन के स्तर और शरीर सममिति इन दोनों के विषय में पढ़ा। इससे आगे हम जो बाकी जो टॉपिक रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।